माइक्रो मतलब छोटे छोटे जीव। समुद्र के अंदर करोड़ों जीव हैं। देखो समुद्र के अंदर 2 प्रकार के पौधे जीव जंतु होते हैं, है ना। ठंड ज़्यादा लग रहा है, हैं? धूप निकला हुआ है तब भी ठंड लग रहा है। एकदम रहिए युवा, यूथ की तरह देखिए, दौड़ते हुए रहिए, है ना। हम दौड़ते रहते हैं, जब घर से निकलते हैं घर में भी दौड़ते रहते हैं, घर से निकलते हैं तब भी दौड़ते हुए आते हैं, है ना। तो लगे कि हम एक युवा की क्लास ले रहे हैं, है ना। मोदी जी अभी तक कहते हैं कि हम युवा प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी क्या बोलते हैं? यूथ प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी भी यूथ कहते हैं। आप लोग तो राहुल गांधी से आधे होंगे, है ना। तो दौड़िए थोड़ा, लगे एकदम ऐसे बैठिए, एकदम ऐसे, हैं? कैमरा नहीं हो रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो उसको हम कोशिश करते हैं किसी तरह से इसको अच्छा बनाया जाए, उसी में कुछ नया निकाला जाए, उसी में बेहतर की सोचा जाए, है ना। मान लीजिए बहुत बुरा हुआ तो उसमें सोचते हैं कि अब क्या इसमें अच्छा हो सकता है, ये निकालते हैं। 1-2 घंटा सोचते हैं तो बुरा में से भी थोड़ा थोड़ा अच्छा निकल जाता है। तो ना निकलता है, हमेशा निकलता है, हर चीज़ में अच्छा निकलता है। आपको नहीं, सभी चीज़ में अच्छा निकलता है। गुरु निकालने वाला आदमी होना चाहिए। इसका मतलब आपके अंदर उतना तक पहुँच नहीं है। हाँ, पहुँच नहीं है, बाकी हर चीज़ में अच्छा निकलता है, बुरा भी निकलता है ना। दुनिया में कुछ भी, मैं तो यही समझता हूँ, दुनिया में कुछ भी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं होती और नहीं कुछ ख़त्म होने वाली चीज़ होती है। सब कुछ शुरू करने वाली चीज़ होती है, खोजने वाली चीज़ होती है, नया करने वाली चीज़ होती है। हमेशा ऊर्जावान रहिए, एनर्जेटिक रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए जो आपको अपनी दुखड़ा न सुनाए। आते ही दुखड़ा सुनाने लगे कि हम पढ़ते, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों से दोस्ती तुरंत ख़त्म कीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह के लोगों से दोस्त दूरी बना लीजिए। एक दिन गलती से मिल लिए तो किसी तरह से बात ख़त्म करके प्रणाम करके निकलिए और दोबारा फिर उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश मत कीजिए जो इस तरह के आदमी है, जो अपने दुख सुनाए आपको। कोई ज़रूरत नहीं है गुरु। अरे दुख है तो आप हर लीजिएगा, सुन के क्या होना है। मतलब दुखड़ा मतलब 1-2 दिन सुनाए तब न, साल में 1 दिन सुना दिया दुखड़ा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। रोजे कह रहा है कि आज ये समस्या हो गया, आज वो समस्या हो गया, आज वो हो गया, वो हो गया। ऐसे लोग से, निरस लोगों से दूरी बना लीजिए। 1-2 दिन जैसे प्रॉब्लम है समझ में आता है। मान लीजिए कि इन्होंने मुझसे कहा कि सर आज बड़ा दिक्कत हो गया, सुबह में गैस ही ख़त्म हो गया, खाना नहीं बना पाए, है ना। बोले नहीं तो गैस वाला को, मतलब आज भूखे रहना पड़ेगा दिन भर। एक दिन समझ में आ गया। कल आए, बोले कि यार क्या कहें सर, को दोस्त हमारा कॉपी लेके गया था, फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर कल आए, और देखिए ना बाबूजी हमसे फ़ोन करके बोले हैं कि पढ़ाई इस साल नहीं नौकरी हुआ तो घर से निकाल देंगे। रोज़ यही प्रॉब्लम सुना रहा है। तो इनसे दोस्ती हमारी टूट जाएगी जल्दी, है ना। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अच्छे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से दोस्ती रखिए, जो आपको हमेशा हंसाए, मुस्कुराए, प्रॉब्लम में भी आपको प्रॉब्लम से हटा दे, है ना। तो यही नया साल में एक चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, एक जंतर दे रहा हूँ। नए साल का एक जंतर दे रहा हूँ, बांध लीजिएगा, है ना, अपने अपने हाथ में या फिर अपने अपने गले में लटका लीजिएगा। और जंतर में क्या है? जंतर में ही है कि आप लोग ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए। दोस्त एक तो और है कि दोस्त, भीड़ में दोस्त नहीं होने चाहिए। 1 या 2 मित्र होने चाहिए, इससे ज़्यादा मित्र नहीं होना चाहिए। और मित्र ऐसा जो केवल आपसे पढ़ाई की बात करे, पॉजिटिव बातें करे कि इस बार निकाल लेना है, इस बार तोड़ देना है, ऐसे करे बात। इस बार 17वीं बीपीएससी को उखाड़ कर रख देना है, आज मैंने 4 चैप्टर पढ़ लिए, तुमने कितना पढ़ा, इस टाइप के दोस्त अगर मिले, चलो यार 4 चैप्टर तुम्हारा भी कंप्लीट, 4 चैप्टर मेरा भी कंप्लीट, चलते हैं मूवी देख के आते हैं, है ना। आज थोड़ा चलते हैं, थोड़ा चल दो, आज इस सप्ताह को होमवर्क कंप्लीट, तुम्हारा भी हमारा भी, चलो यार थोड़ा क्लब में डांस करके आते हैं। कहने का मतलब ये कि मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी में आपका होमवर्क है। हम ये नहीं कहे क्लब में डांस करना बुरी बात है, हमने नहीं कहा मूवी देखना बुरी बात है, सब अच्छी बात है, वो तब जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो तब। कहने का मतलब हमारा ये है, कोई किसी को रोक नहीं रहा है, लाइफ जीने का सबको अधिकार है। जिस तरीके से आप खुश रह सकते हैं उस तरीके को अपनाइए आप, लेकिन आपका होमवर्क कंप्लीट होना, जिसके लिए पटना में आए हैं वही कंप्लीट ना होगा, वही सेकेंडरी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए नए साल में आप सभी को ढेर सारा शुभकामना और ढेर सारा मंगल कामना कि आप सभी के जीवन में केवल और केवल खुशियाँ आए। हल्के फुल्के चैलेंज भी आना जरूरी है, उससे आदमी निखरता है। चैलेंज जब आता है लाइफ में, आपके सामने ऑब्स्टेकल आता है, रुकावटें आती हैं,
तो उसको दूर करने के लिए आप एफर्ट करते हैं। एफर्ट जब करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है आपका। तो ज्ञान और अपने आप अनुभव को बढ़ाने के लिए थोड़े मोड़े चैलेंजेस भी आने जरूरी हैं, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज ना हो कि लाइफ रुक जाए, है ना। थोड़े थोड़े चैलेंज आते रहे, लेकिन खुशियाँ ज़्यादा मिले, 90% खुशियाँ मिले। ये हम भगवान से, भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति। आज की क्लास में ऑनलाइन वाले भी आज शुरुआत कर दे रहे हैं। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति जो हमारा टर्म है, ये टर्म आया है एक जीव से। समुद्र में 2 प्रकार के जीव मिलते हैं। एकदम ध्यान सुनिएगा कहानी, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम कथा सुना रहे हैं। डिस्कवरी चैनल पे आप खड़े हैं, आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे खड़े हैं, या हिस्ट्री वाला एक चैनल आता है उस पर खड़े हैं। तो आपको बता रहा हूँ मैं कहानी। समुद्र में सूरज का प्रकाश कुछ ही गहराई तक पहुँच पाता है, अधिकतम 200 मीटर। सूरज का प्रकाश का प्रभाव समुद्र के पानी के अंदर कितने मीटर तक होता है? 200 मीटर तक होता है। वहीं तक सूरज का प्रकाश पहुंचता है। 200 मीटर के बाद सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो 200 मीटर के बाद एक अलग प्रकार के जीव का विकास होगा, और 200 मीटर तक एक अलग प्रकार के जीव का विकास होगा। 200 मीटर तक ऐसे जीव का विकास होगा जिसके लिए सूरज का प्रकाश का होना जरूरी है। 200 मीटर तक ऐसे जीव का विकास होगा जिसके लिए सूरज के प्रकाश का होना जरूरी है। और 200 के बाद ऐसे जीव का विकास होगा जिसको सूरज के प्रकाश से कोई मतलब नहीं है। तो 200 मीटर के बाद जो जीव मिलते हैं समुद्र के पानी के अंदर, तुम रट लीजिए, उसको नेक्टन समुदाय कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नेक्टन समुदाय। और 200 मीटर से पहले जो मिलता है उसको बोलते हैं प्लैंकटन समुदाय। प्लैंकटन समुदाय। नेक्टन, प्लैंकटन, 2 समुदाय। सुनो, मैंने समुद्र के पानी में 200 मीटर तक, 200 मीटर तक मिलेगा गहराई तक, और 200 मीटर के बाद, 200 मीटर के बाद मिलेगा। भाई जो ऐसा समुदाय जो 200 मीटर की गहराई के बाद मिले, मतलब क्या? जिसको बोलो बोलो, सभी लोग बोलो, जिसको सूरज के प्रकाश की जरूरत नहीं होगा वही न मिलेगा 200 मीटर के बाद। अरे गुरु बताओ ना भाई, समुद्र जिसको सूरज के प्रकाश की जरूरत नहीं होगा वही न मिलेगा 200 मीटर के बाद। और जो 200 मीटर के बाद मिले उसे क्या बोलते हैं? नेक्टन समुदाय। बोलो, उसे क्या बोलते हैं? बोलो, नेक्टन बोलना पड़ेगा। और 200 मीटर तक मिले उसे क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। समझ रहा है बात? किसी को कोई तकलीफ ना है तो एकदम ध्यान से सुनो। हम चाहते हैं कि आप लोगों को ज्ञान वर्धन करें। हमारा मकसद है नहीं कि कोर्स खत्म कर दिया, नोट्स पूरा जबरदस्त लिखवा दिया, एकदम शानदार 4 पन्ना लिखवाए, जब क्लास में आए तो 4 पन्ना भरवा दिए। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं गुरु 4 पन्ना भरने से। मतलब ये है कि हम जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ा देंगे। किसी को नहीं पढ़ा दोगे, अभी भी बात समझाना उतने समझा दोगे। ये समुद्र के अंदर सूरज, समुद्र के पानी के अंदर सूरज का जो प्रकाश है उसका प्रभाव 200 मीटर तक होता है। वहाँ तक जो जीव जंतु मिलेगा उसे सूरज के प्रकाश का मिलना जरूरी है, वही मिलेगा वहाँ तक। उसको प्लैंकटन समुदाय बोलेंगे, है ना। प्लैंकटन समुदाय। प्लैंकटन भी 2 प्रकार का होता है, पता है आपको? प्लैंकटन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लांट के फॉर्म में, एक होता है ऑर्गन के फॉर्म में। प्लांट के फॉर्म में, ऑर्गन के फॉर्म में। जो प्लैंकटन प्लांट के फॉर्म में मिलता है उसे बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन, उसे बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन। और जो प्लैंकटन जीव के रूप में मिलता है उसको बोलते हैं जूप्लैंकटन। तो प्लैंकटन कितने प्रकार का? 2 प्रकार। 200 मीटर तक गहराई तक सिर्फ जीव नहीं मिलेंगे, पौधे भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जीव नहीं मिलेंगे, पौधे भी मिलेंगे। तो यदि पौधा मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? फाइटोप्लैंकटन। पौधा मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? फाइटोप्लैंकटन। और उसके बाद अगर जीव के फॉर्म में मिलेगा तो क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? जू प्लैंकटन। जू माने चिड़िया घर वाला जू, जू प्लैंकटन, है ना। या ऑर्गन प्लैंकटन भी कहीं कहीं बोल देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर 2 है, फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन। समझ में आ रहा है बात? अब बताओ, समझाओ, प्लैंकटन किसको बोलते हैं? पहले ही बताओ। ऐसा जीव, ऐसे पौधे जो, बोलो, जो 200 मीटर तक मिले उसे बोलते हैं प्लैंकटन। जब पौधा के रूप में मिले तो फाइटोप्लैंकटन, और जीव जंतु को मिले तो जू प्लैंकटन। समझ में आ रहा है बात? जो जू प्लैंकटन होता है वो मछली का अच्छा भोजन होता है। मछली का क्या होता है जी? मछली का भोजन। हाँ, मछली हमारा भोजन नहीं जी, है ना जी। हम लोग मछली हम तो नहीं खाते,
लेकिन लोग मछली खाते हैं, है ना। कई लोग तो क्या बोलते हैं उसको, मटन खाते हैं। बताइए ना, मटन मटन। अब मटन भी एक जीव है, माने सुअर भी एक जीव है, और एक जीव है बैल गाय भैंस भी जीव है। जीव तो जीव है गुरु, मटन खाओ चाहे सुअर खाओ, चिकन तक माफी हम करते हैं, माफ करते, तो चिकन तक खा सकता है, चिकन तक खा सकते हो, जो क्या बोलते उसको, हाँ हाँ जो भी है पोल्ट्री जो भी खा सकते हैं, लेकिन वो जो आप खाते हैं मटन, वो एक जीव को पूरा 4 पैर वाले जीव को मार देते हैं आप। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, गलत है। और आप यहाँ तक खाइए, मुर्गा मुर्गी खाइए। तो इंसान भी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको भी मार के खा जाना चाहिए। उससे ज़्यादा तो इंसान बढ़ रहा है इस धरती पर। अगर अच्छा ये जो लोग कहते हैं फूड चेन की दुहाई देते हैं, फूड चेन गड़बड़ हो जाएगा, फूड चेन गड़बड़ हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो इंसान बढ़ रहा है। तो ये में फूड चेन गड़बड़ ना हो रहा है, हैं? इनको भी काटिए, मारिए, खाइए। आदमखोर व्यक्ति होता है ये लोग, खाइए, आदमी हो खाइए मार मार के, क्या दिक्कत है? अजीब हालत है जीव बात फूड चेन की। वो खाने वाले लोग तरह तरह की दुहाई देंगे। सिगरेट पीने वाले को पूछिए, बोले देखिए सर कल मेरा दोस्त था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कुछ खाता पीता नहीं था। मरना है तो कभी भी मरेगा। एक मेरे नाना जी के दोस्त थे, कहेगा ऐसे, उनका कभी शराब को छुए तक नहीं है, कभी चिकन, एकदम शाकाहारी पूजा पाठ वाला आदमी, दोनों किडनी डैमेज था। अब बताइए, लीवर का कैंसर था उसका दोस्त का, उस कुछ नहीं खाता पीता था। उस सिगरेट वाला से कहती बोलेगा, दारू वाला से बोले तो बोलेगा ये बात। तो कहने का मतलब है कि भैया वो डैमेज था, किसी कारण से डैमेज था। ये सब चीज़ सिगरेट बीड़ी दारू ये सब कभी नहीं, चाहे कितना भी दोस्त का बर्थडे ही क्यों ना हो, और आपको कसम दिलाएगा दोस्त, गुरु मेरी कसम तुम्हें, तुम थोड़ा सा कोना में लेके थोड़ा पी लो, बोले कि तुम मर जाओ भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम शराब नहीं पिएंगे। किसी कितना भी बड़ा कसम दिलाए कोई, शराब, गरुड़ पुराण में लिखा है कि गंगा जल से भी निकाल कर अगर शराब दे दिया जाए, गंगा जल से ही बनाकर, तो नहीं पीना चाहिए। शराब जो है बिल्कुल वो अपने आप को तो खराब करता ही, आपके आसपास के माहौल को खराब करता है। आप कल 1 जनवरी को बहुत लोग पी के लुढ़के होंगे, तो बताइए कि उनका पी के बाप लुढ़का है, तो घर में उसकी बीवी उसका वेट कर रही है कि आके साथ में खाएंगे, बात करेंगे। उसका बेटा कि पिताजी से बात करेंगे, वो रात में आया और आके धड़ाम से बेड पे गिर गया। अगर ठीक है मारपीट नहीं किया, गिर गया, तो उसका खरा अच्छा लगेगा परिवार के लोगों को? 1 जनवरी तो गया उस परिवार के लिए। तो कहने का मतलब किसी भी कीमत पर, कितना भी पैसे वाले हो जाइए, कितना भी टेंशन दारू से टेंशन दूर होता है। कौन कह दिया है झूठ मूठ का? ऐसा नहीं, मैं तो पटना में, दिल्ली में रहा हूं, मैं कभी स्मोकिंग नहीं, मेरे 10-20 मित्र हैं, उसमें कोई नहीं करता। ऐसा नहीं, युवा पीढ़ी धीरे धीरे बदल रहा है, खासकर बॉयज वाली युवा पीढ़ी जो था वो बहुत बदल रहा है। गर्ल्स अब धीरे धीरे बदल रही है कि वो पीने लगे सिगरेट। हाँ हाँ भाई, हर गांधी मैदान में जाइए ना, जनरली मिल जाएगा आपको लोग पीते हुए, रात में 7-8 बजे के पास जाइए, 3-4 मित्र खड़े हैं, 2-3 बॉयज 2-3 गर्ल्स, तीनों मिलकर सिगरेट पी रहे हैं। न लड़के धीरे धीरे छोड़ रहे हैं इस चीज को, लेकिन लड़कियां धीरे धीरे इस चीज को अपना रही हैं, तो ठीक नहीं है। मैंने एक गुरु होने के नाते एजे आप लोगों को जो भी है हम बता दिए कि भाई आप लोग सिगरेट, शराब, बीड़ी, खैनी, कुछ भी हो जाए जीवन में, कभी भी इसको हाथ नहीं लगाना है। सही बात है? अच्छा ईमानदारी से बोलो, कौन कौन इसमें शराब पिया है? बियर भी चलेगा, उसमें बियर भी शामिल कर लेते हैं। कौन कौन? ईमानदारी से उठाना, सरस्वती मंदिर में झूठ नहीं बोलना है। नहीं उठाओगे तो मैं समझेंगे हाँ आप पिए हैं शराब भी पिए हैं। वाह क्या बात है, बहुत शानदार। लेकिन अब छोड़ दिए ना, हैं? क्यों अब करते हैं? क्यों? अच्छा बड़ी ईमानदारी से अली अब छोड़ दीजिए। आज के बाद का शपथ दिलवाता हूं मैं आपको कि नहीं पीना, एकदम एक भी नहीं। और कौन इधर पीता है? व्यक्ति पूछते, झूठ नहीं बोलना है। सिगरेट, बीड़ी, दारू, तुम देख के लग रहा है, तुम्हारा तो खैर देख के लग रहा है नहीं पिए होगे, तो मेरे कैटेगरी में हो, सीधा साधा आदमी हो तुम। अब जी कुछ नहीं, सब बीड़ी सिगरेट दारू खैनी बीड़ी कुछ ना। चलिए अब
अब देखिए माता सरस्वती के मंदिर है, इसमें झूठ बोलने का मतलब, हाँ वही बात ना, हमको ये आप बताइए, कभी नहीं, थोड़ा बड़ा आपसे पीछे वाले का थोड़ा लग रहा है मुझे कुछ नहीं ना, गांजा उंजा आंगू चलिए तो मैं ऐसे पूछ लिया, चलिए तो बाकी एक ही लोग मिले हमको, इधर गर्ल्स में तो पूछा ही नहीं। आपका कुछ, आपका कभी कुछ इस सब ना क्यों नहीं, कोई भी ऐसे नहीं, मतलब पूछ रहा हूं मैं, ऐसे कुछ ना है आपका, आप लोग जी, आपका उधर, आपका उधर, तुम्हारा झूठ, सरस्वती मंदिर में झूठ नहीं बोलना होता है, यहाँ बोलने का मतलब क्या है, कभी कभार चला है, कभी नहीं चलिए मैं ऐसे ही पूछ लिया, मतलब ठीक है, बीच बीच में बताते रहना चाहिए अपने बच्चों को कि सब नहीं करे। गुरु जी जब शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं गुरु, अंडा उंडा भी नहीं खाते हैं, अंडा मुर्गा मुर्गी कुछ नहीं, एकदम समझिए कि शाकाहारी भोजनालय लिखा रहता, बाहर जाते गई ना तो शुद्ध शाकाहारी लिखा रहता, उसी में घुसते हैं। तो एक बार घटना मेरे साथ घट गई ना, घटना ये हुआ कि हम मंगवाए लिट्टी और पनीर, यही बोरिंग रोड में सैंको ज्वेलरी है ना, बोरिंग रोड से जाते हैं राजापुर की तरफ चौराहा से, तो एक सैंको ज्वेलरी के सामने एक होटल है गली में, उसमें से मंगवाए सत्तू का पराठा और पनीर का सब्जी। 5-6 लोग थे, पैरामाउंट कोचिंग था उस समय, उसी के स्टाफ सब थे, हम लोग थे, टीचर थे। खैर मनाइए कि जो खाने वाला व्यक्ति था चिकन मटन, उसी का हाथ पहले लगा पनीर में, जैसे ही निकाला तो मैं टन टन हड्डी कर रहा है, बोला ये क्या है गुरु, हम लोग तब तक नहीं खाए थे। फिर उसको सुनाए बहुत, होटल वाले को कम से कम, तो बोला कि सर एक ही डब्बू रहता है, उसी से खाली चेंज होता है मसाला, बाकी शाकाहारी के नाम पर कुछ अलग नहीं, मतलब जो होता है कलछुल जिससे निकालते हैं सब सेम रहता है। अब एकदम देखते कुछ एकदम शुद्ध शाकाहारी वही घुसते हैं कि यहाँ पर कोई चांस नहीं है। शाकाहार अपनाने के लिए मैं नहीं कहूँगा, वो मांसाहारी शाकाहारी बनिए, लेकिन नशा वाला चीज़ से दूर रहिएगा। वो मैंने कहूँगा शाकाहारी सब काहे बन जाएगा भाई हमारे कहने से, पर खाते समय अगर सुअर को याद कर लीजिएगा, सुअर का ही मांस वैसा ही होता है। जब भी आप एक बार खाइएगा तो मेरा नाम तो आपको अब याद आएगा, अब मेरा नाम याद अगर गलती से आ गया तो सुअर भी याद आ जाएगा, उसको भी छोड़ दीजिएगा। अब नहीं, अब नहीं खाइएगा, हो गया कंप्लीट खत्म। हम काहे खाएंगे, खाएंगे ही क्यों, हम खाएंगे ही क्यों, नहीं ट्राई आ गया ही है, आ गया इधर ट्राई करो, पहले इधर आओ। समझ गए प्लैंकटन नेक्टन समझ में आ गया, चलो प्लैंकटन इजी हो गए, प्लैंकटन और नेक्टन समझ में सबको आया। अब प्लैंकटन क्या होता है गुरु, मछली का भोजन होता है। क्वेश्चन कई बार आता है प्लैंकटन क्या है, एक बार ऑप्शन दिया प्लैंकटन क्या है, जानते ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन दिया पहला जहाज का नाम, उपग्रह का नाम, एक पक्षी का नाम, मछली का भोजन, मछली का भोजन। और कल जो है एक्सपेरी सेट या एक्सपो सेट एक गया है सैटेलाइट, कल सैटेलाइट छोड़ा गया PSLV C58 से, PSLV C58 नंबर याद रखिएगा, PSLV C58 से एक्सपेरी सेट नाम का सैटेलाइट छोड़ा गया है, जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करेगा। ब्लैक होल एक ऐसा हाई ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ से कुछ प्रकाश को भी बाहर नहीं निकल पाता, एक ऐसा आसमान में, स्पेस में एक ऐसा जगह जहाँ पर पूरा हाई ग्रेविटेशन होता है, जहाँ से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता, उस जगह को बोला जाता ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग ने बताया था। सबसे पहले किसने बताया था? स्टीफन हॉकिंग, जिनका पूरा बॉडी वो है ना, और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उनकी किताब का फेमस बुक है उनकी स्टीफन हॉकिंग्स की एक फेमस किताब है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऐसे करके है उनकी किताब, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उनकी किताब है। और वो स्टीफन हॉकिंग है जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले पता लगाया था। कल जो है भारत एक सैटेलाइट छोड़ा है, ये दुनिया का दूसरा सैटेलाइट होगा। पहला अमेरिका ने छोड़ा था, नासा ने छोड़ा था, भारत दूसरा देश बन गया जिसने एक्सरे के आधार पर, एक्सरे के माध्यम से 2 चीज़ों का पता लगाएगा, एक ब्लैक होल का पता लगाएगा और दूसरा न्यूट्रॉन स्टार का पता लगाएगा। अभी एक्सपेरी सेट गया है, नाम क्या है? एक्सपेरी सेट या एक्सपो सेट। एक्सरे के माध्यम से
किसका किसका पता लगाना है? ब्लैक होल का और न्यूट्रॉन स्टार का। ब्लैक होल समझ में आ गया? क्या है ब्लैक होल? स्पेस में एक ऐसा जगह जहां हाई ग्रेविटेशन होता है, जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता, उसे बोला जाता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का पता लगाया था सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग्स ने, और उनकी किताब थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग किताब थी। ये जो एक्सपेरी सेट गया है या एक्सपो सेट गया है, ये एक्सरे के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, अभी तक एक्सरे का यूज करके अभी तक भारत का कोई सैटेलाइट नहीं गया। ये भारत का पहला सैटेलाइट है और दुनिया का दूसरा सैटेलाइट है जो एक्सरे के आधार पर छोड़ा गया है। और ये क्या करेगा? ब्लैक होल का पता लगाएगा और न्यूट्रॉन स्टार का पता लगाएगा। ब्लैक होल समझा दिए। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? देखिए, तारा स्टार 3 प्रकार का होता है। एक होता है उच्च आयु का तारा, एक होता है मध्यम आयु का तारा, एक होता है सबसे कम आयु का तारा। उच्च आयु का तारा जिसका बहुत ज़्यादा उम्र हो और जिसका बीच में उम्र हो, जिसका कम, एग्जैक्टली बता दूंगा बाद में। सूरज जो है ना हमारा सन, जिससे उजाला होता है हमारे यहाँ धरती पर, सन जो है वो मध्यम आयु का तारा है। सन भी क्या है? एक स्टार है। सन इज ऑल्सो स्टार, स्टार है सन। सूर्य भी एक तारा है। जो कैसी तारा है भैया? उच्च आयु का कि मध्यम आयु का कि निम्न आयु का? मध्यम आयु का। सूर्य एक मध्यम आयु का तारा है। सूर्य का भी जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, धरती भी, सबकी एक आयु है। एक समय आएगा जब पूरा का पूरा धीरे धीरे खत्म होता रहेगा, कुछ नया भी बनेगा, कुछ खत्म होगा, ऐसे चलता रहेगा। धरती की भी आयु है, इसके बारे में बता देंगे कभी। धरती की भी आयु है। अभी एग्जैक्ट आयु पता नहीं लगाया गया है कितनी आयु धरती की है। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तारा जब उसकी आयु खत्म हो जाती है तो लाल कलर का हो जाता है, पूरी लाल, पूरी रेड, उसको बोलते हैं लाल बामन, रेड ड्वार्फ। क्या बोलते हैं उसको? रेड ड्वार्फ। अंतिम में जब उम्र खत्म होने लगता है तो पूरा लाल हो जाता है और एकाएक उसमें विस्फोट हो जाता है। तारा में क्या हो जाता है? जब उम्र खत्म तो लाल होकर के एकाएक उसमें ब्लास्ट हो जाता है। और जब ब्लास्ट होता है तो उस ब्लास्ट को कहा जाता है सुपरनोवा ब्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? एकदम रट लीजिए, दिमाग में बैठा लो, कुछ बात बोलिए रहे हम। तारा की आयु खत्म होने लगता है तो लाल कलर होके जलने लगता है और एकाएक उसमें क्या हो जाता है? ब्लास्ट। और उसमें ब्लास्ट, उस ब्लास्ट को क्या बोलते हैं? सुपरनोवा ब्लास्ट, सुपरनोवा विस्फोट। उस ब्लास्ट को क्या बोलते हैं? सुपरनोवा ब्लास्ट। और ब्लास्ट के बाद स्टार छोटा सा बच जाता है। ब्लास्ट के बाद जब छोटा सा स्टार बच जाता है तो उसी को बोला जाता है न्यूट्रॉन स्टार। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रॉन स्टार। समझ में आया न्यूट्रॉन से क्या है? तारा की उम्र खत्म होने के बाद लाल कलर का हो जाता है, ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट को सुपरनोवा ब्लास्ट कहते हैं। ब्लास्ट के बाद जो तारा बच जाता है उसका छोटा सा भाग, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का पता लगाने के लिए एक्सपोसेट गया है अंतरिक्ष में, जो एक्सरे आधारित होगा। एक्सरे पर आधारित दुनिया का दूसरा सैटेलाइट है और भारत का ये पहला सैटेलाइट है जो छोड़ा गया है। किससे? PSLV C58। PSLV C58 से छोड़ा गया है। समझ में आ रहा है बात? धरती की भी आयु है। आपने सुना होगा 22 दिसंबर 2012 को धरती खत्म हो जाएगी, हल्ला हुआ था, है ना? एक माया सभ्यता है मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया नहीं, मध्य अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिका में। मध्य अमेरिका आपको पता है, मैक्सिको से लेकर के पनामा तक। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पनामा, ये सब देश है। मैक्सिको, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, पनामा, ये पूरा जो इलाका है यही सेंट्रल, यही जो है आपका ये पूरा ये पड़ेगा। ये पूरा जो इलाका है ना, यहाँ से मैक्सिको शुरू होता है। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, बेलीज, यहाँ तक पनामा, यहाँ लिखा है पनामा, यहाँ से लेके यहाँ तक के क्षेत्र को बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। और सेंट्रल अमेरिका में एक सभ्यता था, जैसे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसी तरह सेंट्रल अमेरिका में एक सभ्यता थी माया सभ्यता। जैसे हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता है ना, मिस्र में इजिप्ट की सभ्यता, इधर मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर एक सभ्यता थी प्राचीन काल में, माया सभ्यता। माया सभ्यता के लोगों ने कैलेंडर तैयार किया था। वो कैलेंडर अंतिम हो रहा था 22 दिसंबर को, है। तो लोगों को लगा ना कि माया सभ्यता के लोग इतने विद्वान थे कि बता दिए थे कि 22 को धरती खत्म हो जाएगा। उनको पता था ये बात, लेकिन उनको हो सब भुला ही गए होंगे आगे बनाने डेट। ये भी तो हो सकता है, वही बातें था। लोग वहाँ के हल्ला कर दिया सबकी, धरती है 22 तारीख को खत्म, 22 तारीख को धरती समाप्त हो जाएगी। उसका असर वहाँ पड़े चाहे ना पड़े, भारत में पड़ा। भारत के लोग पूरी रात भर जागते रहे 22 दिसंबर को, अपने बाल बच्चा को सामने बिठा करके कि बैठे रहो, भर पेट बतिया लो, पता न क्या होगा, धरती खत्म हो जाएगा। हम भी थे उस समय, गया में थे उस समय हम, रुको धरती खत्म तो होगा।
तो इतना दिन परीक्षा के लिए मारामारी किए हैं, पढ़े। हम क्या 8 बजे सूतो, कम से भर पेट सूत तो लीजिएगा जी। ऐसे तो जिंदगी भर इधर उधर होते ही रहा। आज सो जम के, तो सो लिए जम के। सुबह जगे तो देखे कि सभी लोग अपने 10 बजे 11 बजे तक रात में जगेगा तो सोइएगा। दिन में सोए, कई घर में चोरी हो गया। चोर भी टक लगाया था गुरु कि जगी सोइएगा तब घुसेंगे घर में, सोइए। दिन में चोरी हुआ सब घर में, अब दरवाजा खोल के दिन को सोए थे। ऐसा तो देश है, यहाँ पर अंधविश्वास ज़्यादा चलता है, विश्वास कम चलता है। भारत देश में क्या एक बहुत बड़ी डिमेरिट है, यहाँ अंधविश्वास झूठ ज़्यादा चलता है, सच और विश्वास बहुत कम चलता है। सच और विश्वास करिएगा तो धोखा खाइएगा। यहाँ अंधविश्वास करके ठगिए, या तो किसी को चीट कर लीजिए, या तो किसी को पैकेट काट लीजिए, नहीं तो आपका पैकेट वो काट देगा। यही दो चलता है यहाँ है। चीट नहीं करना मतलब किसी को आप तकलीफ मत दीजिए, पर चौकन्ना रहिए। चीट नहीं कर सकते तो चौकन्ना तो रह सकते हैं ना भाई। आज के युग में चौकन्ना रहिए। आदमी होता है यहाँ, अब बताता है यहाँ, है ना। कहीं दूर दराज पिताजी के दोस्त बने हैं विधायक, अब भांसते चले कि अपने चाचा विधायक हैं। वो चाचा उनको पहचानते भी नहीं है, अरे अपने चाचा मंत्री हैं। वो जाएंगे तो उनको ही परमिशन लेना पड़ेगा। बोले कहाँ से आए हो जी? यही तुमको चिंतित थे जी, कह रहा से चाचा हमारे विधायक है, तुमको पहचानते ही नहीं है। यहाँ इतना हवा फैला के लोग रखता है ना, क्या बताएं। हमारे भी मित्र कई हवाबाज हैं, अब धर लेते हैं हमको। समझ गए जी? हैं क्या टाइम ट्रेवल मतलब नहीं सब पॉसिबल नहीं है। वो सब अभी प्रूफ कहाँ है, पूरी तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ है? वो कह दिया गया अपना, वो कह दिया गया, एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ है? उस पर काम होना बाकी है। थ्योरी दे दिया गया, अब देखा जाए। समझ आया बात इतना? अरे बात समझ गए? तो धरती खत्म हो जाएगा 22 दिसंबर को, खत्म हुआ नहीं तो लोगों के सामने चुनौती आ गया कि आखिर खत्म तो कभी ना कभी होबे करेगा, तो पता लगाया जाए कब खत्म होगा। तो धरती जिस पार्टिकल से बनी है, यदि उस पार्टिकल की खोज कर ली जाए और उसकी आयु पता लगा ली जाए तो पता चल जाएगा धरती कितना दिन चलेगी। तो उसी को पता लगाने के लिए गॉड पार्टिकल, उसको क्या बोला गया? गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन, उसका नाम क्या दिया गया? गॉड पार्टिकल। धरती जिससे बनी है, जिस पार्टिकल से पूरे अर्थ का निर्माण हुआ है, उस पार्टिकल का नाम दिया गया गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन उसको कहा गया। हिग्स एक वैज्ञानिक थे, पीटर हिग्स, और बोस भारत के वैज्ञानिक थे, सत्येंद्र नाथ बोस और हिग्स, इन दोनों के नाम पे पड़ गया। 2 वैज्ञानिक थे, पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस, इन दोनों के नाम पे पड़ा हिग्स बोसॉन। उस गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया। और उसी की आयु की खोज के लिए जर्मनी में क्या लगाया गया? जर्मनी में नहीं, स्विट्जरलैंड में लगाया गया लार्ज टेट्राहेड्रॉन कोलाइडर, है ना। और उसके थ्रू पता लगाने की कोशिश अभी जारी है कि धरती की आयु कितनी है। क्लियर है? तो ये पूरा सिस्टम था, समझा दिया आपको। अब मुझे लगता है कि आज जाके आपको एक्सपेरी सेट के बारे में पूरा इंटरनेट पर गूगल में डालिएगा कि एक्सपेरी सेट क्या है, तो आ जाएगा पूरा डिटेल। उसको आप पढ़ के कॉपी में नोट्स बना के रख लीजिएगा। आज के न्यूज़पेपर में भी सारा दिया हुआ उसका डिटेल। तो भैया उसी तरह से प्लैंकटन समुदाय के अंदर ही मूंगा या परवाल एक जीव होता है, माइक्रो ऑर्गन होता है। बहुत चीज, इतना देर में बहुत कुछ बताए हैं आप लोगों को, बहुत चीज समझा दी है, साइंस का भी, ब्रह्मांड का भी, कई सारी चीजें। मैं कह रहा हूं आप लोगों को विद्यार्थी जी कि प्लैंकटन समुदाय में ही परवाल का ही दूसरा नाम है मूंगा। आप मूंगा बोलो, परवाल बोलो, सेम चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। मूंगा बोलिए या परवाल बोलिए, अलग अलग बात नहीं है, दोनों सेम है। कोरल अंग्रेजी में बोलते हैं। समुद्र के पानी के अंदर प्लैंकटन समुदाय यानी 200 मीटर की गहराई तक उत्पन्न होने वाला एक माइक्रो ऑर्गन है परवाल, सूक्ष्म जीव है परवाल, जिसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। बोलिए परवाल किस समुदाय में आता है? प्लैंकटन। यानी कितनी गहराई तक उत्पन्न होगा? 200 मीटर गहराई तक। एक माइक्रो ऑर्गन है जिसका शरीर किससे बना होता है? बोलो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। उसी को बोलते हैं मूंगा। हजारों की संख्या में एक निश्चित स्थिति में, निश्चित कंडीशन बताएंगे हम, निश्चित कंडीशन में हजारों की संख्या में समुद्र में ये उत्पन्न होते हैं और हजारों की संख्या में ये मरते हैं। निश्चित मात्रा में समुद्र के अंदर हजारों की संख्या में उत्पन्न होते हैं और हजारों की संख्या में रोज मरते हैं। बताओ कैल्शियम, भाई बताओ किससे बना होता है? मूंगा का शरीर किससे बना होता है? भाई कोरल का शरीर किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। बोलो कोरल का शरीर किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है।
जिसकी उत्पत्ति समुद्र के अंदर 200 मीटर गहराई तक होता है, इसलिए वो प्लैंकटन समुदाय में लिया जाता है। हजारों की संख्या में उनको उत्पत्ति होती है, हजारों की संख्या में मरते हैं, मरने के बाद समुद्र के तली में जमा होते हैं, जमा होते 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 हजारों साल में एक दीवार का रूप ले लेते हैं। उसी दीवार को क्या बोलते हैं, गांव में देखे होंगे, गांव में दीवार को भित्ति भी कहा जाता है, सुना है आपने? मिट्टी के दीवार को भीत कहते थे, मिट्टी के दीवार को गांव में क्या बोलते थे, भीत बोलते थे। तो भैया मूंगा या परवाल समुद्र में उत्पन्न होने वाला प्लैंकटन समुदाय के अंदर एक माइक्रो ऑर्गन है, जिसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसकी उत्पत्ति 200 मीटर गहराई तक होती है। एक निश्चित स्थिति में हजारों की संख्या में रोज जन्म लेते हैं, हजारों की संख्या में रोज मरते हैं, मरने के बाद समुद्र के तली में जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद जो दीवार बनता है हजारों साल में, उस दीवार को ही क्या बोलते हैं, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति या मूंगा भित्ति कहते हैं। उसी मूंगा में से, दीवार में से तोड़ के, घींच के आपको अंगूठी में पहना दिया जाता है। कोरल पहनते हैं ना, अरे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, लड़का चंचल ज्यादा है तो क्या पहनाते हैं बाबा, कोरल। चंचलता को कम करने के लिए क्या पहना जाता है, मूंगा। और गुस्सा ज्यादा कर रहा है तो क्या पहनाते हैं, मोती। व्हाइट कलर का नहीं होता है, एक गोल व्हाइट कलर का, गुस्सा करने वाले लोगों को मोती पहनाया जाता है। चंचल टाइप के थोड़ा सा है ज्यादा तो उसको क्या पहनाते हैं, मूंगा, है ना। तो भाई तो मूंगा और प्रवाल भित्ति या मूंगा भित्ति समझ में आ गया। समुद्र मान लो इस समुद्र का किनारा है, मान लो इस समुद्र का किनारा है और समुद्र के किनारे कोरल का जमा हुआ। कोरल का कलर भी यही होता है ना, लगभग रेड कलर का होता है। कोरल का जमा हुआ, इस समुद्र का पानी है, ये मान लीजिए इस समुद्र का पानी है, वाटर है, इसमें क्या हो गया, इसमें कोरल का जमाव हो गया। तो क्या हुआ भैया, समुद्र का किनारा है ये समुद्र का किनारा है जहां बैठते हैं आप, सन बाथ लेते हैं, बीच है समुद्र का, है ना। समुद्र का किनारा है, सामने में पानी था, लेकिन इसमें एक दीवार बन गया। किसका दीवार बन गया, कोरल का, मूंगा का। जमा होते होते हजारों साल में, मान लो समुद्र किनारे हम खड़े हैं, यहाँ पानी है, यहाँ एक दीवार बन जाए, ये समुद्र का किनारा, यहाँ दीवार, तो समुद्र का पानी घिर न जाएगा जी, तो समुद्र जैसा दिखेगा। फिर कैसा दिखेगा, झील जैसा दिखेगा। भाई पानी जब चारों तरफ से घिर जाए तो कैसा दिखता है वो, बोलो, झील जैसा दिखता है। समुद्र का पानी दीवार बनने के कारण इधर तट, समुद्र का तट, उधर दीवार, पानी घिर गया तो एक झील जैसा आकृति बन गया। तो या तो कोरल के जमाव से, या ऐसा भी तो हो सकता है कोरल का जमाव न हो, समुद्र की लहरों से यहाँ मिट्टी बालू पत्थर का जमाव हो जाए। समुद्र की लहरों से यहाँ मिट्टी बालू पत्थर का भी तो जमाव हो सकता है, अरे हो सकता है ना। समुद्र की लहरों से मिट्टी बालू पत्थर का भी जमाव यहाँ हो सकता है, यहाँ कोरल का भी जमाव हो सकता है। कोरल का भी जमाव होगा या मिट्टी बालू पत्थर का भी जमाव होगा। किसी भी प्रकार का जमाव होने से, समुद्र के पानी के अंदर किसी भी प्रकार, कोरल का जमाव हो या मिट्टी बालू पत्थर का जमाव हो, जमाव होने से अगर वो समुद्र का पानी घिर जाए और झील जैसा दिखे तो ऐसे बने झील को बोलते हैं लैगून। क्या बोलते हैं, ऐसे बने झील को लैगून कहते हैं। लैगून, इसको उतार लीजिए आप लोग, और आप लोग को डेली हम न्यूज़पेपर पर डिस्कस किया करेंगे। आएंगे रोज तो डेली का जो न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स है वो डेली अब आप लोग को डिस्कस करेंगे। जितना दिन हम रहेंगे हम हर रोज डिस्कस करेंगे। अखबार में जो बातें रहेंगी, मैगजीन, कोई विजन IAS और दृष्टि IAS नहीं, 2 अखबार हम लेते हैं डेली। दोनों अखबार में जितना भी करंट अफेयर आया रहेगा वो पूरे को हम नोट डाउन करेंगे और आकर के आपसे हम डिस्कस करेंगे, उसको लिखवाएंगे। जिस पेज पे नोट डाउन करेंगे वो पेज का जेरोक्स आप लोगों को फोटो खींच करके दे देंगे ग्रुप में, है ना। और उसके बाद आप लोग उसका जेरोक्स निकलवा लीजिएगा अपना तरफ से। ये हम करेंगे अब डेली। आज एक पता है, आज एक करंट आप लोग को डिस्कस किया हूं। हाँ, ना बाहर भी निकल जाता है, जमा होते होते दीवार बाहर निकल जाता है, नीचे पानी रहेगा। हाँ, उतारिए इसको। लैगून, लैगून के भारत में एग्जाम्पल लिख लीजिए। चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का लेक,
उड़ीसा में है चिल्का झील। उसके बाद कोलेरू झील, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश लिखिएगा। और उसके बाद पुलिकट झील, पुलिकट लेक पुलिकट झील, यह है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर प्यारे विद्यार्थी। तो एग्जाम्पल है किसका? लैगून का। कुछ ज्ञान बढ़ रहा आप लोगों का? थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहिएगा आप लोग। सुबह सुबह जगते हैं ना, हल्का कूद फान करिएगा जरूर। ज़्यादा थकाइएगा मत अपने आप को, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हाथ वगैरह ऊपर नीचे, थोड़ा उछल कूद, थोड़ा सा रस्सी उसी कूदते हैं तो रस्सी कूद लीजिए। मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा जानते फिट एंड दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए हल्का एक्सरसाइज जरूरी है। दिन भर सोना है तो भारी एक्सरसाइज जरूरी है। भारी कर देंगे तो दिन भर नींद आता रहेगा। हल्का एक्सरसाइज जिससे बॉडी फ्री हो जाए। जिस बॉडी में अकड़न रहता है ना, इधर दर्द उधर दर्द, वो सब खत्म हो जाता है हल्का सा उछल कूद करने से। खाना पीना भी ठीक से पचता है, फंक्शनिंग ठीक होता है उसका। तो थोड़ा करिएगा ये सब जरूर, फायदा है। क्योंकि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी जानते हैं, एक बहुत अलग चीज़ है। आप लोग सोच रहे हैं कि सामान्य सरकारी नौकरी की चीज़ है, तो आपको ये भ्रम लग रहा है। सिविल सर्विसेज में आपको पूरी टाइम एनर्जेटिक और खुद के बारे में सोचना ज़्यादा जरूरी है। 24 घंटे में 23 घंटा अपने बारे में सोचना है, केवल अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं। केवल और कुछ नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना है कैसे इंप्रूव होगा और वो कैसे चीज़ होगा। ठीक, यहाँ भी कमी है, वहाँ भी कमी है, इसके बारे में सोचना है। ये भी चीज़ याद नहीं रहता, आज याद करना है। मतलब पूरा नोट डाउन करना है, डायरी रखना प्रॉपर, उस पर लिखना है कि ये चीज़ हमको याद नहीं रहता, ये चीज़ याद नहीं रहता। तो चलो 5 चीज़ जो हमको याद नहीं रहता इतिहास में, ये 5 चीज़ को 5 दिन में ख़त्म कर लेना है। ऐसे हो गया। सुनो, चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों के है। यही सुनो, यहीं पर इसके पुलिकट झील के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज। क्या नाम है? डॉल्फिन नोज। पुलिकट झील के अंदर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम क्या है? डॉल्फिन नोज। वहीं बगल में श्रीहरिकोटा है। डॉल्फिन नोज के बगल में ही कहाँ है? श्रीहरिकोटा, जहां से सैटेलाइट छोड़ते हैं। हाँ, अंतरिक्ष संस्थान के अंदर नहीं है, बल्कि सैटेलाइट लॉन्च करते हैं यहाँ से। वो तो इसरो है, वो तो हाँ परीक्षण के अंदर, मैंने परीक्षण नहीं, लॉन्च के अंदर। परीक्षण तो दूसरा चीज होता है, लॉन्च में तो सीधा भेज दिए। हाँ, परीक्षण तो पहले ही होता है। हो गया। पुलिकट झील के अंदर क्या है? श्रीहरिकोटा है। पूछा जाए कि श्रीहरिकोटा कहाँ है जी, तो पुलिकट झील के अंदर। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के अंदर है, जहाँ से क्या छोड़ते हैं, लिख लो, श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट लॉन्च करते हैं कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। हो गया। और सैटेलाइट बनाता कौन है? इसरो। सैटेलाइट कौन बनाता है? इसरो, जिसका स्थापना 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। इसरो का स्थापना, इसरो। सैटेलाइट बनाता कौन है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद या संस्था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, स्थापना 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। यही बनाता है सैटेलाइट। और लॉन्च कहाँ से होता है? श्रीहरिकोटा से। याद रहेगा। चलिए भाई, लैगून समझ में आ गया? जब किसी भी प्रकार का जमाव हो जाए समुद्र के किनारे, और जमाव होने से झील बन जाए, तो उसको बोलते हैं लैगून। अब आइए, अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इधर देखो। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि समुद्र की लहरें समुद्र को अंदर तक काट दे। समुद्र की लहर कहीं कहीं कमजोर होगा, कहीं कहीं बहुत तेज होगा। मान लो इस समुद्र का तट है,
मान लो और समुद्र की लहर यहाँ पर तेज है और यहाँ पर तेज है, दो जगह पर बहुत तेजी से टकरा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कटाव ऐसे हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ पर कटाव महसूस करो आप, समुद्र किनारे आप नहीं है पर मान के चलिए समुद्र किनारे हम खड़े हैं, समुद्र की लहरें यहाँ टकरा रही हैं, बीच में यहाँ नहीं टकरा रही, उतनी तेजी से बीच में टकरा नहीं रही, पर यहाँ टकरा रही, यहाँ टकरा रही, तो यहाँ पर अंदर तक काट देगी। जहाँ लहर तेज होगा तट को काटने देगा अंदर तक जी, यहाँ भी काट देगा अंदर तक। नदी में भी देखिएगा जहाँ पर धारा तेज रहता है वहाँ पर ज़्यादा कटाव हो जाता है ना। तो भैया समुद्र की लहरें कभी कभी समुद्र को अंदर तक क्या कर देंगी, काट देंगी, और काटने के बाद जब कट जाएगा तो यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा, पानी जमा हो जाएगा, तो ये भी कैसा दिखेगा, झील जैसा, ये भी कैसा दिखेगा, झील जैसा। तो ऐसे जब किसी के समुद्र के किनारे मिट्टी का, कोरल का किसी का जमाव हो जाए तब बने झील, तो उसको लैगून कहते हैं। लेकिन समुद्र के किनारे अगर धारा समुद्र की लहरों से कट जाए किनारा तब बने झील, तो इसको बोलते हैं कयाल। क्या बोलते हैं, कयाल। और कयाल मुख्यतः केरल में पाया जाता है। कयाल कहाँ पाया जाता है, केरल में। बताओ कयाल और लैगून में क्या अंतर है, बोलो सभी लोग, सबकी आवाज आनी चाहिए भाई। भाई लैगून क्या है, जब समुद्र के किनारे, बताओ जल्दी, कुछ चीज का जमाव हो जाए, आप बताइए जी लैगून क्या है, पानी का जमा हो जाए, किस चीज में, मिट्टी का, कोरल का, उसे लैगून कहते हैं। कयाल हर मतलब कटाव हो जाए तब झील बने तो उसको कयाल कहते हैं। हाँ जी बताइए आप, बोलो क्या है लैगून। पत्थर का, मिट्टी का, बालू का, कुछ का, कोरल का, ऐसे तब बने झील तो क्या बोलेंगे, लैगून। समुद्र की धारा से कट जाए समुद्र का किनारा तब बने झील तो क्या बोलेंगे, कयाल। कयाल मुख्यतः कहाँ मिलता है, केरल में। और कयाल का इसका मतलब, कयाल सुनो सभी लोग ध्यान दो इधर, इसका मतलब कयाल ऐसा चीज होगा जिसमें झील में अंदर घुसेंगे नाव लेके तो समुद्र में पहुंच जाएंगे, है ना जी। केरल जाइएगा ना सीधे एकदम झील में घुसिएगा फिर सीधे समुद्र में निकले। तो गुरु कयाल का एग्जाम्पल लिखो बेम्बनाद, बेम्बनाद झील, ये कयाल का एग्जाम्पल है। बेम्बनाद लेक किसका एग्जाम्पल है, कयाल का। उसके बाद अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील ये भी कयाल का एग्जाम्पल है। अष्टामुदी लेक भी कयाल के, सब केरल में है। अब पुनामदा झील, पुनामदा लेक, पुनामदा झील ये भी कयाल का एग्जाम्पल है, सब केरल में है, ये सब केरल में है गुरु। अब कोई पूछे आपसे, सब लोग बता दीजिएगा ना कयाल क्या है झील और लैगून क्या है। देखते हैं कुछ लोगों को शक है हमको कि समझ में आया कि नहीं आया। अष्टामुदी, अष्टमुदी दो 2024 17वीं बीपीएससी का पेपर होगा 30 सितंबर को, 30 सितंबर को, और जनवरी में मेंस होगा। हाँ तो 6 जनवरी से कितना 3 से 7। और सुनिए तो जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का वक्त मिलेगा आपको मेंस की तैयारी के लिए। और 3 महीने में मेंस तैयार नहीं होता। प्लीज़ आप लोग मेंस की तैयारी भी करते रहिए, एक निबंध रोज लिखते रहिए। चाहते हैं कि 17वीं में सबका ग्रेजुएशन हो गया ना, ये ग्रेजुएशन किसका किसका नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन किसका किसका नहीं हुआ है, सबका हो गया, तो आपका नहीं हुआ है तो चलिए आपके पास टाइम है थोड़ा, आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट ईयर तो फिर आप और जोर से पढ़िए ताकि अगले साल 71वीं में आपका हो जाए। तो 17वीं बीपीएससी के लिए अब लो लापरवाही, केवल और केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एक निबंध रोज, एक आंसर फर्स्ट पेपर का रोज, एक आंसर सेकंड पेपर का रोज प्रीवियस पेपर से लिख लेना है। करंट अफेयर डेली 3 घंटे से कम नहीं पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी 2-3 घंटे डेली पढ़ना है। प्रीवियस पेपर एमसीक्यू रोज लगाना है। इसके लिए यदि फालतू समय बर्बाद करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ छूट जाएगा। इतना करने के लिए बिल्कुल अपने लिए सोचना होगा, रात दिन करना होगा, खुद पर काम करना होगा। एकदम एक्स्ट्रा टाइम कहीं भी व्यतीत नहीं करेंगे तो इनमें से कुछ एक चीज़ छूटेगा रोज। छूटेगा मतलब आप 17वीं में कहीं ना कहीं बाउंड्री पर रहेंगे, होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा।
सिनॉप्सिस क्या, हर ऐसे का अपना अपना सिनॉप्सिस होता है। जो निबंध पूछा गया, सबसे पहले तो जो निबंध पूछा गया उसके बारे में कुछ विशेष बात आपके पास है, कुछ कोटेशन है, कुछ घटनाक्रम है, तो उसको आप सबसे पहले मेंशन कीजिए। निबंध थोड़े ना हमको पता है कौन सा पूछेगा। अरे इकोनॉमी से भी पूछेगा, ज्योग्राफी से भी पूछेगा, कल्चर और हिस्ट्री से भी पूछेगा, बिहार का स्पेशल मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, उस पर भी पूछेगा। समझा रहे बात ना? आप एक निबंध लिख के हमको दिखाइए। अच्छा, एक निबंध लिख के लाइएगा कल, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मन से जीत, मन के जीते जीत मतलब हो गया कि हार मान लिए तो हार गए, जीत मान लिए हारेंगे नहीं, जीतेंगे हम, जीत गए। तो देखिए, मन के जीते जीत और मन के हारे हार, इस पर लिख के लाइएगा। एक ही निबंध है ये, एक ही लंबा लाइन है। मन के जीते, वहां लिखिएगा मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मन हार गया तो हार गया, जीत गया। हाँ, आप इसको लिख के लिए हम चेक कर देंगे कल कम पढ़ाएंगे पर चेक करेंगे। मन के जीते जीत, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। बोलिए, क्या है? बोलिए, बोलने में शर्म आ रहा है क्या? बीती ताई बिसार दे, जो बीत गया उसको भुला जाइए, आगे की सूद लीजिए। सूद का मतलब होता है आगे का, सूद मतलब फिक्र है ना, हमें आपकी सूद है मतलब आपकी फिक्र है। तब बोल, इसमें लिखा है बीती ताई बिसार दे। जो चीज़ें खराब थी आपके लाइफ में, कुछ ऐसी घटना तो इसमें घटी होगी जो आपको हमेशा चुभता है, अंदर तक आपको एकदम कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया था, उसको भुला दीजिए और आगे की सूद लीजिए। आगे क्या है उसको देखिए आप, ठीक है? इसको लिख के लाइए, मैं जो दिया उसको लिख के लाइएगा। ये समझ में आ गया? आई जो पुनामदा झील है ना, पुनामदा झील, इसी में होता है नौका दौड़। केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है ओणम। केरल में सुनो, केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है ओणम, पता है आपको? अरे केरल के त्यौहार के बारे में पता है? राजा बलि की पूजा करते हैं, पताल लोक के देवता राजा बलि की पूजा करते हैं उस दिन, और ओणम त्यौहार मनाते हैं। केरल में कौन सा त्यौहार मनाते हैं स्पेशल? ओणम। तमिलनाडु में पोंगल, और असम में बिहू, असम में बिहू, और पंजाब में बैसाखी, पंजाब में बैसाखी। तो केरल में ओणम। ओणम के दिन क्या करते हैं, देखे होंगे आप टीवी उवी में, इस तरह से हंस की तरह नाव बना होता है और लोग दौड़ाते हैं नाव। पुनामदा झील में ही होता है कंपटीशन, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी। नौका दौड़ के लिए कौन सी ट्रॉफी? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी। ओणम के दिन नौका दौड़ की ट्रॉफी आयोजित की जाती है। उस ट्रॉफी का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी। किस झील में करते हैं? पुनामदा झील में। चलिए, आज इतना ही। कैसा लगा क्लास आज का? थोड़ा हम डाइवर्ट हो गए, अपने उस चैप्टर से, लेकिन अब हम लोग बहुत कुछ सीख लिए। और हर दिन 10 मिनट अब न्यूज़पेपर का डिस्कशन होगा मेरे क्लास में, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? आज ही की तरह मिलते हैं कल। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए नए साल में, खूब टाइम से खाइए, टाइम से पढ़िए, अपना पूरा ख्याल रखिए और केवल अपना ख्याल रखिए। मेरे बात समझ रहे? मेरी बात कल का ना हो तो मेरा रात का लाइव वीडियो मेरा TRE 3 वाला देख लीजिएगा। कल जो वीडियो मैंने लिया, 2 साल का पहला वीडियो, कल का वीडियो मेरा देख लीजिएगा, बहुत कुछ समझ में आपको आ जाएगा। तो ख्याल रखिए और केवल अपना ख्याल रखिए। क्योंकि बिल गेट्स ने कहा था कि इतना कम समय इंसान के पास होता है कि खुद के लिए भी समय निकाले तो कम है। तो पता नहीं लोग दूसरों के लिए कैसे समय निकाल लेते हैं, है ना? यही हमको आश्चर्य लगता है, कैसे निकाले? तो किसी दूसरे ग्रह के प्राणी है गुरु।